साथियों, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन जो इस समय देश में चल रहा है उसके मुद्दों पर। साथियों, आज ये मुद्दा बहुत ही जरूरी मुद्दा हो गया है और छात्र जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, तो ये निश्चित है कि उनके साक्षात्कार में, इंटरव्यू में इससे संबंधित सवाल जरूर होंगे और इसके व्यावहारिकता के पक्ष में उनको अपना जवाब भी प्रस्तुत करना होगा। इसलिए ऐसे छात्रों को अपनी इस पर नजर बनाए रखना चाहिए और जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। साथियों, वैसे भी हमारे देश का जो जनमानस है उसे इतने महत्वपूर्ण आंदोलन के विषय में अपनी जानकारी दुरुस्त रखनी चाहिए। साथियों, कृषि क्षेत्र में ये जो संकट है और इसके निदान पर देशव्यापी बहस चल रही है, ये बहस कोई नई नहीं है, ये पिछले 50 वर्षों से चलती रही है। भारत को अपनी परिस्थितियों के अनुसार, उसके अनुकूल अपना स्वदेशी मॉडल तैयार करने की बहस सदैव चलती रही है। आयोग भी बना, स्वामीनाथन आयोग बना। साथियों, यह बिल्कुल सच है कि पिछले 50 वर्षों में जो देश के सरकारों की नीतियां रही हैं, वो नीतियां अदूरदर्शी नीतियां रही हैं और आज हम किसानों की सबसे बड़ी समस्याओं के सामने खड़े हुए। साथियों, कृषि क्षेत्र को सबसे बड़ी समस्या इस पर मानव बोझ और सरकार की अदूरदर्शी नीतियां रही है। इस क्षेत्र में सुधार की व्यापक जरूरत है, मगर सरकारों का कोई भी तरीका सटीक और दूरदर्शी नजर नहीं आ रहा। कृषि क्षेत्र से बोझ कम करने के लिए आधा हेक्टेयर से भी कम जोत के मालिक 37% किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की है। साथियों, सरकार किसानों से अनाज खरीदकर बाजार में उतार देती है। इससे बाजार में अनाज की कीमतें गिरने लगती है। साथियों, सरकारों को चाहिए कि जिस फसल की कीमत कम होती है उसकी ए ग्रेड की किस्म को सरकारी दर पर खरीदें और इसको बाजार में उतारने की वरीयता न देकर, यानी प्रेफरेंस न देकर, इसके पूरी तरह निर्यात करने की अथवा इसको प्रसंस्कृत कर, प्रोसेस कर निर्यात करने की एक बड़ी जरूरत है। भले ही सरकार को इसमें सब्सिडी भी देनी पड़े। साथियों, इस क्रम में जन वितरण प्रणाली में व्यापक सुधार कर सस्ते दर पर अनाज को जरूरतमंदों तक, जो वास्तव में जरूरतमंद है, उन्हीं तक सीमित रखना होगा, वरना इसका असर, इसके दामों का असर बाजार पर भी होगा। साथियों, आप जानते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहते हुए 1 अगस्त 1964 को एल.के. झा के नेतृत्व में एक समिति बनी थी जिसका काम अनाजों की कीमतें तय करने का था। समिति की सिफारिशें लागू होने के बाद 1966-67 में पहली बार गेहूं के लिए एमएसपी का ऐलान किया गया, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। देश में यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने का काम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसका है। कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाली यह संस्था शुरुआत में कृषि मूल्य के नाम से
जानी जाती थी। बाद में इसमें लागत भी जोड़ दी गई और इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो गया। साथियों, 1965 में जब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी तो उस समय सिर्फ एक फसल गेहूं के लिए ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय देश में खाद्यान्न उत्पादन के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं था। इसके बाद से हर साल सरकार बुआई से पहले फसलों के एमएसपी घोषित कर देती है। एमएसपी तय करने के बाद सरकार स्थानीय सरकारी एजेंसियों के जरिए अनाज खरीदकर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नैफेड और अन्य राज्य स्तरीय भंडारण करके उनके पास उसका भंडारण करती है। फिर इन्हीं स्टोर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीबों तक 2 रुपए और 3 रुपए प्रति किलो के दामों पर अनाज पहुंचाती है। शुरुआत में केवल गेहूं के लिए एमएसपी तय किया गया था, फिर सरकार की तरफ से धान, तिलहन और दलहन की फसलों पर भी एमएसपी घोषित किया गया और दिया जाने लगा। साथियों, वर्तमान में देश के कुल 25 से अधिक फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है, जो इस प्रकार है। अनाज वाली फसलें जैसे गेहूं, धान, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा एवं जई। तेल वाली फसलें जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, शीशम, कुसुम एवं नाइजर सीड्स आदि। दाल वाली फसलें जैसे अरहर, चना, मूंग, उड़द एवं मसूर। व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, कच्चा कपास, जूट एवं गरी आदि। साथियों, वास्तविकता तो यह है कि आमतौर पर सरकारी स्तर पर जो खरीद होती है वो केवल गेहूं और धान तक ही हो पाती है। ऐसे में सभी किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिल पाता। आंकड़े बताते हैं कि देश में मात्र 6% एमएसपी पर खरीद हो पाती, बाकी 94% खुले बाजार में बिकता है। इसकी वजह बड़ी साफ सी है, क्योंकि गेहूं और धान को सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को सस्ती दर पर देती है, इसलिए ही उसको इनकी जरूरत होती है और इन्हीं की खरीद करती है अधिकतर। बाकी फसलों की उसे इतने बड़े स्तर पर जरूरत नहीं पड़ती और इसलिए उनकी खरीद नाम मात्र की होती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा एमएसपी का सुझाव देते समय उत्पादन की लागतों को मुख्य आधार बनाया जाता है। साथियों, आप इस आंदोलन के दौरान 2 शब्दों का अधिक इस्तेमाल आप देख रहे होंगे। पहला है C2 और दूसरा है A2+FL। साथियों, ये दोनों मानक आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। साथियों, वर्तमान में आयोग द्वारा A2+FL मानक के आधार पर फसल की उत्पादन लागत निकाली जाती है और सरकार द्वारा एमएसपी का निर्धारण इसी आधार पर, इसी उत्पादन लागत के आधार पर जो धनराशि निकाली जाती है उसके ऊपर 50% जोड़कर किया जाता है। भारत में फसलों की उत्पादन लागत को तय करने में 2 मानक प्रचलित हैं, जैसा कि अभी हमने बतलाया, C2 और दूसरा है A2+FL। साथियों, यह क्या है, यह जानने के पहले हम 2 बातों को जानेंगे, क्योंकि इसमें 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहली है स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यह स्पष्ट लागतें जो है किसानों द्वारा फसल उत्पादन में वस्तु या मुद्रा के रूप में आने वाली लागतों को स्पष्ट लागत कहते हैं।
जो निहित लागतें हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, उसमें किसानों द्वारा फसल उत्पादन में प्रयुक्त स्वयं के साधन जो उसके होते हैं, अपने जो साधन होते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। जैसे अगर उसके पास स्वयं की भूमि है तो भूमि का मूल्य और मूल्य के अनुसार उसका किराया, स्वयं की उसकी जो कैपिटल लगती है, उसके जो औजार होते हैं उनका डेप्रिसिएशन, उसके परिवार के लोग अपनी खेती किसानी में जो श्रम करते हैं उसका पारिश्रमिक, ये सब जोड़ करके हम निहित लागतें निकालते हैं। साथियों, C2 के मानक में उपर्युक्त सभी लागतों को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इसे व्यापक लागत कहा जाता है। कंप्रेहेंसिव कॉस्ट यानी CC अर्थात C2। साथियों, दूसरा जो है A2+FL, इस मानक में सभी प्रकार की स्पष्ट लागतों, भूमि का किराया सहित शामिल किया जाता है, किंतु निहित लागतों में सिर्फ पारिवारिक श्रम को शामिल किया जाता है। इसमें पारिवारिक श्रम के लिए एक अनुमानित मजदूरी को शामिल कर लिया जाता है, अर्थात वास्तविक श्रम को न लेकर अनुमानित श्रम के आधार पर कर लिया जाता है। साथियों, इस प्रकार A2+FL में निहित लागतों के अंतर्गत केवल पारिवारिक श्रम को ध्यान में रखा गया है। स्वयं की भूमि के लिए लगान और स्वयं की भूमि के लिए ब्याज को ध्यान में नहीं रखा गया, अर्थात उसकी जो लैंड की जो कैपिटल कॉस्ट होती है उसके रिटर्न को। यही कारण है कि किसान संगठनों द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि सरकार ने MSP हेतु राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया। साथियों, इसमें सबसे बड़ी समस्या है, भारत एक विशाल देश है, जगह जगह भूमि अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग इसकी कीमतें हैं, अलग अलग खेती किसानी के तौर तरीके हैं और अलग अलग लागतें। इसलिए कोई एक औसत निकालकर अगर पूरी देश में लागू भी किया जाए तो कुछ क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होगा और कुछ क्षेत्रों के लिए बेईमानी होगा। यही समस्या आज सरकार के सामने भी है। साथियों, वैसे मैं आपको एक बार और से A2 और A2+FL और C2 के विषय में बतलाते हैं। साथियों, when we define A2, these are the out of pocket expenses incurred by farmers, including loans for fertilizers, fuel, machinery, irrigation, etc., and cost of leasing land. While we define A2+FL, that means adding FL. This is the estimated value of the unpaid labor for harvesting crops, such as contribution of family members and others. It is in addition to paid out cost. While we define C2, it is in addition to paid out cost. Comprehensive cost C2 is the actual cost of production as it takes into account for rent and interest foregone on the land and machinery owned by farmers in addition to A2+FL rate. तो साथियों, डिस्क्रिप्शन में भी इसके विषय में संक्षिप्त रूप से लिखा गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। छात्रों के लिए
जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं उनके लिए साक्षात्कार के समय ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आम लोगों को भी इसका जानना जरूरी है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को इस तरीके की व्यवस्था दी जाए जो पहले से लागू थी, और इस साथ ही साथ उनको एक खुली व्यवस्था दी जाए ताकि समय के साथ साथ इस बात का अनुभव किया जा सके कि समस्या कहां पर आ रही है, और जैसे जैसे समस्या आएगी उसको दूर करने के उपाय भी किए जाए। साथियों, एक यही तरीका है कि भारत अपने स्तर पर अपने देश के लिए अपनी विविधता को ध्यान में रखते हुए और अपने देश की बड़ा देश है जो जहां के लोग कृषि पर ज्यादा निर्भर हैं, तो इस भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए अपनी योजनाओं में लगातार थोड़ा थोड़ा सुधार करते हुए एक अच्छी व्यवस्था बना सके। साथियों, मैं समझता हूं कि शायद सरकार की भी यही मंशा है। आप इसे समझें, सोचें, जानें, सरकार हमारी है और किसानों के बड़े वर्ग के लिए, खास तौर से जो काफी छोटी जोत के किसान हैं, कुछ भी करने के बाद भी वो अपनी खेती से इतना धन उपार्जित नहीं कर सकते कि अपने परिवार का पेट चला सके। उनको भी ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि ये छोटी जोत के किसान आत्महत्या को प्रेरित न हो, उनकी जानें बचाई जा सके और उनकी रक्षा की जा सके। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।